नमस्कार। चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि देह जीवन धर्म को साधने के लिए है, लेकिन जब से ये देह आई तब से ही शुरू हो गया देह व्यापार। लोग कहते हैं कि दुनिया में सबसे पुराना व्यापार अगर कोई है तो वो देह व्यापार है। समाज, सभ्य समाज इसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखता, लेकिन आज इसकी परिभाषाएं बदल रही हैं। लोग इन काम करने वाले लोगों को सेक्स वर्कर्स कहने लगे हैं। इस पर भी कुछ लोगों को आपत्ति है और शायद हमेशा रहेगी। इस बीच सरकार अपने प्रयत्न करती रहती है कि वो किसी तरह से इन शोषित लोगों को बाहर निकाले। इसी तरह से इस एक्ट में कुछ संशोधनों के प्रस्ताव है, जिस पर लेकर आजकल काफी विवाद छिड़ा हुआ है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे जनता जनार्दन के हमारे प्रतिनिधि और हमारे खास विशेषज्ञ मेहमान। आप सबसे हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए देख लेते हैं कि जो एक्ट में संशोधन इस बार सुझाए जा रहे हैं, जिनको संसद की मंजूरी मिलना अभी बाकी है, आखिर क्या है और ये विवाद क्यों है। देह व्यापार या वेश्यावृत्ति दुनिया का सबसे पुराना व्यापार है, जो प्राचीन काल से लेकर आज तक कायम है। लेकिन दुनिया भर का समाज सेक्स वर्कर्स की समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ रहा है। ये पूरी फैमिली रहती है, पूरी फैमिली में ही होता है। हमारी बुआ भी करती थी पहले जमाने में, और कोई हमें जबरदस्ती नहीं करता, हम खुद अपनी राजी से करते हैं, क्योंकि हमारा ये खानदानी पेशा आज से नहीं 7 पीढ़ियों से चला रहा है। हम लोग को जैसे पकड़ के कुछ फायदा नहीं है, हम लोग छूटेंगे। जो छुड़ा रहे हमें, उसका कर्जा हमें सिर पे चढ़ रहा है। सिर पे चढ़ेगा जी, छुड़ाने वाले भी 10,000 में छुड़ाएगा तो 20,000 लिख देता है, और वो मजबूरी में उस धंधे पे रहती है। ये बात तो हमारी है कि हम करते, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी। अगर सरकार चाहे तो कंपनी खोल सकते हैं कि हम जैसे मजबूर लड़की लोग काम करके खा सके, मेहनत कर सके। देह व्यापार के कानूनीकरण की मांग काफी समय से की जा रही है, लेकिन जब भी देह व्यापार से जुड़े किसी भी मुद्दे को सुलझाने की कोई भी कोशिश होती है तो विभिन्न तर्क सामने आ जाते हैं। हाल ही में इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें देह व्यापार में दोषी पाए गए दलाल, एजेंट और ग्राहक को सख्त सजा देने की मांग की गई। इस संशोधन की कुछ खास बातें थी। सेक्स वर्कर्स की जगह ग्राहक को गिरफ्तार किया जाए, सेक्स वर्कर्स को किसी स्थान से जबरन न हटाया जाए, देह व्यापार से जुड़े दलालों और एजेंटों पर नजर रखी जाए, स्त्री की मर्यादा को बरकरार रखने के लिए इन कैमरा ट्रायल हो, दोषियों के लिए सजा बढ़ाकर 7 वर्ष कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाए। इसके साथ ही एजेंट और दलालों से निपटने के लिए केंद्रीय नोडल अथॉरिटी का गठन हो। इस संशोधन के पीछे तर्क ये है कि इसे लागू करने से सेक्स वर्कर्स को आगे होने वाले शोषण से बचाया जा सकेगा। आज की तारीख तक देह व्यापार में केवल सेक्स वर्कर्स को ही अपराधी ठहराया गया है। यदि देह व्यापार है तो सेक्स वर्कर्स के साथ ग्राहक और एजेंट भी हैं, और वो भी सजा के हकदार हैं। बहरहाल इससे दलाल, एजेंट और ग्राहक तो लपेटे में आ ही जाएंगे, वहीं खुद सेक्स वर्कर्स भी इससे खासे परेशान हैं। उनका कहना है कि इस कदम से उनके लिए नई मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी और जिंदा रहने के लिए रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। सेक्स वर्कर्स के हित में काम करने वाले कुछ संगठनों ने जहां उम्र बढ़ाने और इन कैमरा प्रोसीडिंग का स्वागत किया है, वहीं उनका कहना है कि सजा बढ़ाए जाने के इस फैसले से देह व्यापार में दोषी पाए जाने वालों की अभियोग दर में कमी आ सकती है, क्योंकि इस तरह के मामलों में जहां सख्त सजा का प्रावधान हो, वहां जज को पूरी तरह से आश्वस्त होना काफी मुश्किल होता है। इसके साथ ही डर ये भी है कि सेक्स वर्कर्स के हित में उठाया जाने वाला यह कदम देह व्यापार को चोरी छुपे होने पर मजबूर करेगा, जिससे असुरक्षित यौन संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप एड्स और असुरक्षित यौन संबंधों से होने वाली बीमारियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई में भी रुकावटें पैदा होंगी। इसके अलावा इस कदम से पुलिस को भी ग्राहकों और एजेंटों से एक्सटॉर्ट मनी के नाम पर खासे पैसे वसूल करने का खुला मौका मिल जाएगा। चाहे जो भी हो, सेक्स वर्कर्स की समस्याओं का समाधान करने की जब भी कोशिश होती है तो हर बार कई सवाल खड़े हो जाते हैं, और इन सवालों के घेरे में हालात के हाथों मजबूर सेक्स वर्कर्स के जहन में बस यही आता है कि काश कोई सुन ले आहों को हमारी, यहाँ तो फिजा जब भी आई मुसीबतें साथ लाई। की बेटी यशोदा की हम जिन्स राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ। जी, कहां हैं वो लोग और कौन करेगा इनकी मदद? इसी के लिए सरकार आगे आई और उसने कुछ संशोधनों का प्रस्ताव दिया, लेकिन ये संशोधन
कहां पर ठहरते हैं और लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रेवा नैयर जी बैठी हुई हैं, जो कि महिला और बाल विकास मंत्रालय से में सचिव हैं। रेवा जी, जिस प्रकार से अभी हमने कुछ रिएक्शन सुने, आप जो संशोधन, जिन प्रस्ताव आप दे रहे हैं, आखिर किस वजह से आप ये संशोधन लाने की सोच रहे हैं? वजह क्या है इनको लाने की? देखिए, बहुत समय से चर्चा चल रही थी संशोधन करने की कानून में कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हम देख रहे हैं कि महिलाओं का कुछ शोषण ही अलग ज्यादा हो रहा है। एक तो हम चाहते हैं कि उनकी बेहतरी चाहते हैं, उनको इससे बचाना चाहते हैं, ये देह व्यापार से। कुछ ऐसी हैं फंसी हुई नन्ही उम्र की लड़कियां हैं, उनको बचाना चाहते हैं हम। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब इसमें एक्शन होता है और रेस्क्यू वर्क होता है तो उसमें महिलाओं का अक्सर शोषण होता है। इसको देखते हुए हमने सोचा कि 2-3 सेक्शन ऐसे हैं जिनको तो इमीडिएटली ड्रॉप कर देना चाहिए कानून से, और वो है सेक्शन 8 और सेक्शन 20, जिसमें अक्सर यही देखा जाता है कि महिलाएं ही इसकी घेर में आ जाती हैं, और रेस्क्यू जब होता है तो यही बेचारी अरेस्ट हो जाती है, इनका फिर बेल होना पड़ता है और फिर कोर्ट के दायरे में आ जाती हैं। फिर इनकी पहचान भी बहुत पब्लिक हो जाती है मीडिया में। तो हम चाहते हैं कि ये ड्रॉप कर दें। कुछ और भी सेक्शन हम इसके साथ साथ आगे चर्चा होगी तो फिर हम बताएंगे आपको। जी, तो मेन मकसद जो है आपका, उसका पीछे ये है कि महिलाओं को ही सिर्फ विक्टिम क्यों बनाया जाए, क्यों ना उन ग्राहकों को भी पकड़ा जाए जो उनके पास जाते हैं। ये तो एक सरकार की सोच थी, इन्होंने ये संशोधन कहे कि हमें लाने चाहिए, लेकिन इसके बारे में जो देह व्यापार से जुड़ी महिलाएं हैं, आखिर वो क्या सोचती हैं, आइए वो भी सुन लें। अगर बोतल में कस्टमर नहीं आएगा तो हम पैसा कहाँ करेंगे? हमको अंडरग्राउंड में जाना पड़ेगा। अंडरग्राउंड में जाएगा तो ऐसे भी इसका मारामारी होगा, समाज के लिए भी होगा, हमारा सेक्स वर्क के लिए होगा। बोतल रहेगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि नहीं, ITP हमारा ऊपर जो आइन लागू करता है, ये आइन हम नहीं मानेंगे। अगर वो कस्टमर को लेके जाएगा तो हम मारे जाएंगे। दुकान खोल के रखा है तो दुकान में ग्राहक नहीं आएगा तो दुकान किस काम की है? तो हमारा तो दुकान बंद होगी। संसार बाल बच्चा नहीं चलेगा, हम लोग का कुछ ही नहीं चलेगा। अगर धंधा मर जाएगा तो हम लोग खाएगा क्या? हम लोग रोड पे खड़े, हम लोग को नहीं पकड़ेगा, लेकिन हमारा कस्टमर को पकड़ लेगा। तो हमारा कस्टमर अगर पकड़ लेगा, हम दुकान खोल के बैठा रहेगा, हमारा कस्टमर पकड़ लेगा तो हम दुकान खोल के करेगा क्या? इसमें तो हमारा व्यवसाय में क्षति होगा। अभी तो ये जो ITP आइन तो बिल निकला है वो तो अभी पास भी नहीं हुआ है, मगर जहाँ जहाँ हम लोग का रेड लाइट इलाका है वहाँ पुलिस का रेड हो रहा है। ये रेड होने से हम लोग जौनकर्मी लोग को तो बहुत तकलीफ है। वहाँ पर हम लोग का कस्टमर कम गया है, कस्टमर आना बंद हो गया है, इसलिए तो हम लोग का माने बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। कस्टमर नहीं होने से फिर हम लोग का संसार नहीं चलेगा, हम लोग का बाल बच्चा को खाना देने नहीं सकेगा। और जो आइन में वो लोग निकाला कि 18 वर्ष का आगे कोई लड़का को अपना पैसा जौनकर्मी लोग खिला नहीं सकेगा, वो तो इसका पहले ही वो लोग बंद कर दे रहा है, ये आइन निकाल के। जी, तो ये कहती हैं जो वेश्यावृत्ति से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनकी क्या सोच है इसके बारे में, ये तो उन्होंने हमें बताया। हम सीधे चलेंगे कोलकाता, जहां पर हमारे साथ डॉक्टर समरजीत जाना है, जो कि एडवाइजर है नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स, और पी मधुसूदन नायर है हमारे साथ, पुलिस अधिकारी IPS, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग UNODC। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है कोलकाता में। सबसे पहले डॉक्टर समरजीत जाना, मुझे ये बताइए कि ये जो संशोधन सरकार चाहती है कि आए, प्रस्ताव हैं, आपका क्या विरोध है इससे लेकर? ये संशोधन के लिए तो बहुत सारा विरोध है। अब तो पहले ही सुने जौन कर्मी और उसका बातचीत आप किए। ये पहले बात यही है कि ये सिर्फ ये लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का बात नहीं है, ये रोटी रोजी का सवाल है। तो ये रोटी रोजी का सवाल के साथ ये जौन कर्मी और उसका क्लाइंट का एक साथ देखना चाहिए, ये तो एक बात है। दूसरा ये है कि अभी ये मेरा देश में करीब कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा जौन कर्मियां हो, उसका पर जो फैमिली अभी बच रहा है वो तो 5 करोड़ से ज्यादा है। तो अभी वो जो कानूनी संशोधन हो चुका, उसमें वो तो बचने के नहीं लिए है, वो मरने लिए के है, जौन कर्मियों को मरने लिए है। ये इट शोज बेसिकली द एरोगेंस ऑफ आवर रूलिंग पावर। ये तो एक बात है। दूसरा बात है कि ये तो मेरा देश में हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, आप जो एड्स के मरीज के लिए जो काम कर रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट, उसका विरोध, ये तो आप आइन जब कानूनी जब चेंज हो जाएगा, वो पूरा
HIV एड्स के लिए जो प्रोग्राम हर देश पर हो रहा है जौन कर्मी के लिए, वो पूरा बंद हो जाएगा। अभी ये कानून लागू होने के बाद ये पूरा जौन कर्मियों और उसको साथ जो कस्टमर है वो सब अंडरग्राउंड हो जाएगा। ये आइन पहले, ये कानूनी पहले स्वीडन से लागू हुए, वो जो कस्टमर के लिए जो अभी 5C वो जो धारा अभी लागू होने के लिए है, आप उसका एक्सपीरियंस आप देखने चाहे तो सुनिए। उसमें ज्यादा क्रिमिनलाइज हो गया, अभी सेक्स ट्रेड ज्यादा क्रिमिनलाइज हो गया और जो सेक्स वर्कर और जौन कर्मियों का वल्नरेबिलिटी ज्यादा बढ़ गया। आपसे मैं बात जारी रखूंगी, लेकिन पहले हम जानना चाहेंगे मधुसूदनन नायर साहब से, जो कि पुलिस अधिकारी हैं और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। नायर साहब, मुझे आप बताइए, जो आपत्तियां लोग दर्ज करा रहे हैं, आपने पुलिस महकमा देखा है, आपने देखा है कि पुलिस कितनी ज्यादतियां करती है उन लोगों पर जो कि देह व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से वो उनको जब तक उनकी गिरफ्तारियां करती है, और ये जो ट्रैफिकिंग का एक बड़ा मुद्दा है, आप इस पूरे चीजों के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपका पहला रिएक्शन है इस बारे में? अच्छा सवाल आपने पूछा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो ITP अमेंडमेंट में जो अमेंडमेंट ला रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी है, अत्यावश्यक था और बहुत ही जरूरी था। अच्छा हुआ कि अभी टाइम पर निकल रहे हैं। इसमें कुछ कंफ्यूजन है समाज में या कुछ लोगों में कि ये बात हो रही है प्रोस्टिट्यूशन के बारे में। सवाल है कि ये कानून ITPA, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है। प्रोस्टिट्यूशन ट्रैफिकिंग का एक इंड्यूस हो सकता है, मगर इसमें डील करते हैं ट्रैफिकिंग के बारे में। किसी भी व्यक्ति को, महिला को, पुरुष को अपने स्वेच्छा के विरुद्ध लालच से, प्रलोभन से, धमकी से, बल से, किसी प्रकार से उसको ले आते हैं, उसको यौन कार्य में लगाते हैं या किसी भी कार्य में लगाते हैं, उसी को ट्रैफिकिंग बोलते हैं। ये कानून के अंतर्गत उस तरह का मामला का ही निपटारा होता है। कोई महिला अपने स्वेच्छा से कहीं सेक्स करना चाहती है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फैसला क्लियर है कि प्रोस्टिट्यूशन पर से इज नो ऑफेंस। ये कानून में उसके बारे में चर्चा है ही नहीं। ये कानून कहती है उसके बारे में जहां पर ट्रैफिक के बारे में, उसमें मैं समझता हूं कोई कमी नहीं होना चाहिए। कानून सख्त होना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन भी बढ़िया से होना चाहिए। और इसलिए जो अमेंडमेंट ला रहा है, मैं समझता हूं बहुत ही इट विल हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग इंपैक्ट एंड डेफिनेटली इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री। जी नैयर साहब, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये बताइए कि यूएन का इसके बारे में क्या स्टैंड है? हमें आप संक्षेप में समझा सकते हैं कि महिलाओं की ट्रैफिकिंग या बच्चों की ट्रैफिकिंग और इस तरह के यौन शोषण को लेकर यूएन की क्या स्थिति, आप क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशंस इसको एक ऑर्गेनाइज क्राइम मानते हैं, ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइज क्राइम मानते हैं। अभी ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम का कन्वेंशन पास हुआ जिसमें हिंदुस्तान ने दस्तखत किया। उसके बाद इसको इंप्लीमेंट करने की एक ड्यूटी हम लोगों को फर्ज बन जाती है। उसके तहत भी माननीय सेक्रेटरी ने अभी बताया कि इसका इमीडिएट जरूरत क्या है, उसका भी तहत इसका एक इंप्लीमेंटेशन करने का हम लोगों को एक फर्ज बन जाती है। यूएन की स्थिति बहुत स्पष्ट है कि ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और इसको ऑर्गेनाइज क्राइम के तरीके से ही निपटना चाहिए। उसके लिए पुलिस को एम्पावर करना चाहिए, प्रोसिक्यूटर्स को एम्पावर करना चाहिए, जुडिशरी को एम्पावर करना चाहिए और उन ट्रैफिक महिलाओं को, बच्चियों को, चाहे अपने देश का हो चाहे बाहर के देश का हो, उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करने के लिए सभी कदम आगे बढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये जो अमेंडमेंट हो रहा है उसमें बहुत फायदा होगा। और यूएन की तरफ से ये भी बताना चाहूंगा, यूएन की तरफ से कि फिलहाल UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, उनको ये ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम इंप्लीमेंट करने का ड्यूटी दिया गया है। इसलिए UNODC, MHA और UNODC मिलकर के, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और UNODC मिलकर के, उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट है, वो भी मिलकर के NGOs के साथ अभी फिलहाल एक एंटी ट्रैफिकिंग प्रोजेक्ट हमने शुरू कर दिया है जिसमें मैं काम कर रहा हूं। इसके तहत पुलिस पदाधिकारियों को, प्रोसिक्यूटर्स को, NGOs को एम्पावर करने के लिए और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सेटअप करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम वापस लौटेंगे आपके पास। फिलहाल हम अपने स्टूडियो में जो मेहमान है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ बैठी हुई है रंजना कुमारी जी, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च से। रंजना जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मुझे आप पहली नजर में तो ये बताइए कि जो अमेंडमेंट सरकार लाने की सोच रही है, आपका क्या कहना है इस बारे में? आप इसके पक्ष में हैं?
देखिए, हर क्राइम, हर तरह की मुसीबत में महिला पर जो विक्टिम है उसी को विक्टिमाइज करने की टेंडेंसी, एक सामाजिक सोच है हमारा कि लड़की ही गलत है, महिला ही गलत है। और यही सोच इस पूरे कानून के पहले रूप में था, जिसमें कि लड़कियां ही गिरफ्तार होती थी, उनको ही आप कैमरे में देखेंगे मुंह ढक करके जा रही हैं, वही कोर्ट कचहरी जाती थी, उनको ही सजा मिलती है। तो इसलिए बहुत जरूरी था कि सबसे पहले उनको राहत मिले, उनका भी एक ह्यूमन राइट है, उनका भी एक हक है, और उसलिए ये जरूरी था। और ये मैं इसका स्वागत करती हूँ कि ये परिवर्तन इसमें लाया गया, जिसमें कि जो देह व्यापार में लड़कियां लाके झोंक दी गई हैं या स्वेच्छा से आई हैं, ये अलग बहस का मुद्दा है, उनको डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है। ये बिल्कुल जरूरी था, और इसके लिए जो भी परिवर्तन लाया गया है उसके लिए हम लोग पूरी तरह से उसका समर्थन करते हैं। अब दूसरी बात जो इसमें बार बार दिखाई जा रही है और कही जा रही है कि ये अगर ये जो लॉयर हैं इनकी बात आप मान लें, तो 5 करोड़ देश की जनसंख्या आज महिला के शरीर को बेच करके 100%, अगर 100 करोड़ हिंदुस्तान की जनसंख्या है तो 5% पॉपुलेशन प्रोस्टिट्यूशन की इनकम से जिंदा है। तो शायद मुझे लगता है पूरी देश की इकोनॉमी को नए तरह से आज सोचने की जरूरत पड़ेगी कि आखिर हम किस तरह के रोजगार मुहैया कराएं। आप देखें, ज्यादातर महिलाएं जो, और खास तौर से यंग लड़कियां जो इसमें ला करके बहला फुसला करके शादी के नाम पर झोंकी जाती हैं, वो हमेशा ये कहती हैं कि अगर हमें कोई और रोजगार मिले तो हम उसको पसंद करेंगे, हम इसमें नहीं जाएंगे। तो फिर ये किस तरह की हम वकालत कर रहे हैं, जिसमें कि हम कह रहे हैं कि नहीं, हमको उन लड़कियों को वहां धंधा करने देना चाहिए, उनको उस देह व्यापार में रहना चाहिए, ये क्राइम में उनको जोड़ना चाहिए, और इस क्राइम से हम इनकम करके 5% आबादी को पालेंगे। वकालत कर रहे हैं उनके पास चलेंगे, गलत है, बिल्कुल गलत है। वकालत कर रहे हैं उनके पास चलेंगे। लेकिन इससे पहले अपने ऑडियंस को बता दें, अगर आप भी हमारी इस चर्चा में शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं SMS के जरिए। हमारा आज का सवाल है कि क्या देह व्यापार को अपराध माना जाए या नहीं। अगर आपका जवाब हाँ में है तो लिखिए CMPA, और अगर आपका जवाब ना में है तो लिखिए CMPB, और कर दीजिए SMS 676733 पर। हमें इंतजार रहेगा। जी, हमारे साथ यहाँ पर तृप्ति टंडन बैठी हुई है, जो कि लॉयर हैं, वकील हैं, लॉयर्स कलेक्टिव से। तृप्ति, आप मुझे बताइए, आप जो हैं वो HIV एड्स, खासतौर से जो सेक्स वर्कर्स में इस तरह की समस्या उसके लिए लड़ती हैं, आप क्या कहती हैं इन पूरे संशोधनों के बारे में? देखिए, ये संशोधन एकदम फ्लॉड है। एक तरफ यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो महिलाएं हैं, जो सेक्स वर्कर्स हैं, उनके हित में है। हम सोलिसिटिंग जो है, जो सेक्स वर्कर खड़ी होके बालकनी से या सड़क पे क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है पैसे कमाने के लिए, उसको हम डिक्रिमिनलाइज कर रहे हैं, वो बात अच्छी है। लेकिन जैसे ही उसके पास क्लाइंट आता है, आप क्लाइंट को उससे पकड़ के ले जा रहे हैं, आप क्लाइंट को अरेस्ट कर रहे हैं, तो कहाँ सेक्स वर्कर का फायदा हो। दूसरा एक भय ये भी है कि इफ द सेक्स वर्कर इज सोलिसिटिंग, अगर मैं खड़ी होकर क्लाइंट को अपने पास बुला रही हूँ, तो आई कैन ऑल्सो बी अ पार्टी टू दैट क्राइम, बिकॉज एडिंग एंड अबेटिंग अ क्राइम, मतलब अगर मैं क्लाइंट को अपने पास बुला रही हूँ तो मैं भी उस क्राइम का हिस्सेदार मानी जा सकती हूँ। ये भी एक पॉसिबल इंटरप्रिटेशन है। तो कहाँ इसमें महिला का फायदा हो रहा है, कहाँ सेक्स वर्कर एम्पावर हो रही है। हर जगह एक्सपीरियंस ये शो करता है कि चाहे आपको HIV एड्स रोकनी है, यौन बीमारियां रोकनी है, या ट्रैफिकिंग रोकनी है, जो सेक्स वर्क में है अभी, चाहे वो अपनी मर्जी से आई हूँ या बहुत पहले आई हूँ, अब अपनी मर्जी से वहां हूँ, उनको आप क्षमता दीजिए, उनको एम्पावर कीजिए, ताकि वो दूसरे जो नई लड़कियां आ रही हैं उनके बारे में इन्फॉर्म करके उनको वहां से निकालने का बंदोबस्त कर सकें। इसको कहते हैं एक सेल्फ रेगुलेटरी बोर्ड, जो कलकत्ता और अन्य राज्यों में चल रहा है। तो ऐसे जो सेक्स वर्कर को एम्पावर करते हैं, वैसे मॉडल हमें लाने की जरूरत है, ना कि ये कि हम पुलिस को ज्यादा क्षमता दे दें, दंड बढ़ा दें। इससे किसी का आज तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। राहुल सिंह हमारे साथ हैं नाज फाउंडेशन से, आप लोग भी काम करते हैं देह व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए। मुझे आप बताइए कि आपका क्या रिएक्शन है और आप कितने सहमत हैं इन चीजों से? देखिए, जो अमेंडमेंट है जहाँ पे बोला गया है कि क्लाइंट को पनिश किया जाएगा, जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारे पास जो सेक्स वर्कर्स है उन्होंने खुद बोला कि उनकी रोजी रोटी इफेक्ट होगी, और ये बहुत बड़ा इशू। उसके बाद पुलिस को अगर हम एम्पावर करते तो पुलिस ब्रॉथल में जाके किसी को भी पकड़ सकती है जो वहां पर हो, शायद वो सेक्स वर्कर के ना भी आया हो, लेकिन तब भी पुलिस एम्पावर होती है इसको पकड़ने के लिए। तो सीधा ये उनके पेट पे लात मारने वाली बात हो रही है। तो ये मुझे तो कहीं से भी कोई बेनिफिट एज सच नहीं नजर आता है। पुलिस तो आज भी जाती है ना, पुलिस तो आज भी जाती है, पुलिस तो आज भी एम्पावर है। जो आप जो अभी के कानून में जहां से ये देह व्यापार हो रहा है
उस जगह को पुलिस कब्जे में ले सकती है, उसको ऑक्शन कर सकती है। तो ये सारे तो कानून में है प्रावधान, इसमें कोई नई चीज नहीं जोड़ी जा रही है। क्लाइंट को ही पकड़ा जा रहा है, तो दिस इज अफेक्टिंग द लाइवलीहुड ऑफ द सेक्स वर्कर्स। क्लाइंट, यू सी द थिंग इज दैट अनलेस, देखिए ये जो दुनिया में उदाहरण इसका है कि जैसे मान लीजिए स्वीडन में 15,000 लड़कियां हर साल पूरी दुनिया से लाई जाती थी। उसमें जब उन्होंने कानून बनाया जिसमें उन्होंने ये कहा कि ठीक है, जो लोग इन लड़कियों के पास जाएंगे या जो लोग जिनकी वजह से ये लड़कियां इस व्यापार में झोंकी जा रही हैं, उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए। जब प्रावधान कानून में ये बना वहां पर, तो कुल मिलाकर के 500 आज की तारीख में वहां पर साल में 500 लड़कियां वहां पर लाई जाती, वो भी घट रहा है। तो आप देखिए कि आखिर हम लोग चिंतित उनके बारे में है जो देह व्यापार में है। कहने का मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर इस तरह की चीजें लाई जाएंगी तो बिल्कुल इससे जो कमी आएगी, निश्चित तौर पर घटेगा। एक सेकंड, हमें ब्रेक लेना है। ब्रेक से पहले हमें मालिनी भट्टाचार्य का भी व्यू जानना है, जो कि सदस्य हैं एनसीडब्ल्यू में, महिला आयोग, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है। मालिनी जी, आपका क्या कहना है इस पूरे विषय पर? देखिए, जो संशोधन लाए हैं WCD मिनिस्ट्री से, वो तो 15 संशोधन ही हैं कुल मिलाकर। तो 15 संशोधनी में जो ज्यादा से ज्यादा जो संशोधनी है, इसके साथ हम सहमत हैं। लेकिन ये जो नया जो ये ला रहे हैं, ये जो 5C जिस सेक्शन पर चर्चा अभी हो रहा है, इसके बारे में हम समझते हैं कि ये एक बहुत ही नाजुक मुद्दा है। और जब तक हो सकता है कि ये मजबूरी से, आर्थिक मजबूरी से करते हैं, जबरदस्ती करके लड़कियों को ब्रॉथल में ले जाते हैं, तो इसको तो प्रिवेंट करना ही है। लेकिन मुश्किल यही है कि जो उधर काम कर रहे हैं, जो ये यौन परिसेवा के लिए जिसको काम कराते हैं, जिसके कमाई दूसरे लोगों ने मुनाफा जैसे लेते हैं, तो अगर ये कस्टमर्स के ऊपर ये चपेट पड़ेगा तो इट विल अफेक्ट द सेक्स वर्कर्स ऑल्सो, क्योंकि हम तो उसके लिए अभी तक कुछ पुनर्वास के जो बात नहीं कर रहे हैं। मतलब पुनर्वास के स्कीम तो होना ही चाहिए। एनसीडब्ल्यू ये कहता है कि जो पुनर्वास का काम है पहले वो करिए, उससे पहले उनकी रोजी रोटी मत छीनिए। मतलब ये जिस तरह से संशोधन लाया जा रहा है, आपके हिसाब से वो वाला पॉइंट सही नहीं है। हम ये चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम इस ब्रेक के बाद। चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे ज्वलंत विषय पर बात कर रहे हैं जिस पर हर व्यक्ति अपनी राय रखता है और कुछ ना कुछ कहना चाहता है। क्यों ना हम सबसे पहले अपने ऑडियंस से शुरू करें। मेरा कहना था कि ये जो हम इस सेक्स वर्कर की बात कर रहे हैं, इससे डिसेंट फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। दूसरी चीज कि अगर हम इस इश्यूज के प्रति संवेदनशील हैं, ईमानदार हैं, तो हमें ये मानना चाहिए कि सोशल सिक्योरिटी जो है हमारे देश में घटे हैं। तो इस तरह के, अब मैडम बता रही थी कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आ रहा है। मेरा मानना है कि उस एक्ट की बात करने की और हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वर्क की बात करनी चाहिए, न कि वो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की। और जो जिस फॉर्म में भी आ रहा है वो लागू हो रहा है नहीं लागू हो रहा है, उस पर हमें गंभीरता से सोचना भी चाहिए। फटाफट जल्दी ये बराबर आज ये सवाल में आ रहा है कि रोजी रोटी का सवाल है। अरे भाई, तो इस देश के अंदर में जो चोरी करते हैं वो भी रोजी रोटी के लिए करते हैं। उसे भी माना ठीक माना जाए? उसको भी एम्पावर किया जाए। तमाम चोरों को डकैती भी करते हैं, स्मगलिंग भी करते हैं, तमाम भ्रष्टाचार के काम करते हैं। ये सब रोजी रोटी का मामला है। तृप्ति जी, आप जवाब देंगे? वो उन्होंने कहा कि चोरी डकैती को भी आप कह दीजिए लीगल कर दीजिए। होता है एक ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आपने चोरी की, आपने किसी का नुकसान किया। यहाँ सेक्स वर्कर भी राजी है, क्लाइंट भी राजी है, दोनों अडल्ट हैं, अपनी मर्जी से सेक्स वर्क कर रहे हैं, प्राइवेट में कमरे के अंदर कर रहे हैं। आपने किसको इसमें नुकसान किया, किसको परेशानी की? जी आप करें। जिस प्रकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरकार पूरी ताकत लगा देती है, जिसपे कई लोग शहीद हो जाते हैं, उसी प्रकार अगर देह व्यापार को खत्म करने के लिए सरकार ताकत लगा दे, उसके पुनर्वास के लिए कुछ सोचे, तो ये अच्छा होगा। मेरा नाम निमला है, मैं गिल्ड ऑफ सर्विस से हूँ। मैं समझती हूँ कि सरकार और एनजीओ को इसमें मतलब रोजगार का जहाँ तक प्रश्न है, तो जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि थोड़ा सा मतलब ये चीजें समान हो सकें। हाँ, एक मिनट मैं उधर आती हूँ।
अच्छा, नाज फाउंडेशन से हाँ, राहुल बोलना ये चाहते हैं। लोग बात कर रहे हैं जहाँ लाइवलीहुड की पुनर्वास कर देना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए उनको? अगर वो सेक्स वर्क करना चाहती है तो क्यों नहीं उनको हक होना चाहिए सेक्स वर्क करने का? किस पुनर्वास की आप बात करें? इतने करोड़ों लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिल रहा है? आप स्कीम्स की बात करें, किसको नॉलेज है उस स्कीम्स के बारे में? किसी को नॉलेज है? प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर मैं सेक्स वर्कर हूं, मैं महीने में 10,000 कमाता हूं और इनके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में मुझे 2,000 मिलता है, तो मेरे स्टैंडर्ड लिविंग पे मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूंगा? कोई कॉम्प्रोमाइज करना चाहेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर? एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, आप माइक में बोलिए। नहीं, एक मिनट, हाँ, आप जवाब दे रहे थे राहुल। मैं मैम से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मैम ने कहा कि कुछ भी है भी पहले से डिफाइन है कि अगर सेक्स वर्कर काम करती है तो किसी को कोई इफेक्ट नहीं। उसने बोला कि मेरा जो क्लाइंट आएगा वो नहीं आएगा तो मैं भूखे मर जाऊंगी, ठीक है? तो उसके लिए पहले तो मतलब आप जो संशोधन कर रहे हो तो पहले ये संशोधन होना चाहिए कि उनके लिए कुछ न कुछ पुनर्वास, कुछ रोजगार उन्हें देना चाहिए। क्या इसके लिए आप कुछ कर रहे हैं? अरे ऑलरेडी तो बेरोजगार है, उनको नहीं मिल रहा है, आप उनको रोजगार कहाँ दोगे? कौन उनको अपने घर में मेड एज अ मेड एम्प्लॉयड करेगा? की तरफ अगर ध्यान दे तो मतलब ये समस्या ज्यादा अच्छी तरह से छोटा I just want to say कि मैं मैम के साथ अग्री हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला अगर हम क्लाइंट को रोकें, सपोज मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, अगर मैंने बिजनेस खोला है, मुझे क्लाइंट्स का रिस्पांस, कस्टमर का रिस्पांस नहीं आ रहा तो मैं बिजनेस चेंज करूंगी। नहीं, लेकिन राहुल ने एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि अपने जीवन के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। अगर वो इस दृष्टि से ये काम कर रहे हैं तो आपको क्या परेशानी है? उसका जवाब दीजिए, आप बोलेंगे? देखिए, ऐसा है कि अगर इसी काम को हमने आगे बढ़ाना है, जैसे आप बात अभी हो रही थी कि चोरी करना है, तो कोई चोरी करता है तो उसको क्यों नहीं रोकता? ये भी काम तो चोरी छिपी हो रहा है। कह रहे हैं ना कि चोरी आप तो नुकसान पहुंचाते हैं, इसमें आप किसी को अगर नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो ये हम मतलब किसी के बैक में कर रहे हैं काम, उल्टा कर रहे हैं। गर्ल्स को प्रेशराइज किया जाता है, उनको तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनसे पूछ के किया जाता है ये सब हो रहा है, उनको सब अगर बच्चों को HIV एड्स हो रहा है, वो क्या नुकसान नहीं हो रहा? उनकी ट्रीटमेंट कौन करेगा ये देखना चाहिए। अगर कोई ड्रग खाना चाहता है तो वो ड्रग खाए, सरकार ना रोके, ड्रग की खुली आम बिक्री शुरू हो जाए। अगर कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जैसे ड्रग्स है, आर्म स्मगलिंग है, उसको सरकार रोकती है, कानून बनाती। कानून कोई परफेक्ट नहीं होता, उसमें भी मिसयूज होता है, लेकिन हमारा फर्ज ये है कि ये देखना कि बड़ा मुद्दा क्या है। बड़ा मुद्दा ये है कि महिलाओं का शोषण ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, जबरदस्ती उनको इसमें लाया ना जाए। और अगर ढंग से हम देखेंगे तो अगर क्लाइंट्स को भी थोड़ा डर रहे गलत काम करने का, ट्रैफिक विक्टिम्स को यूज करने का, तो फिर आप देखिएगा सप्लाई भी कम होती जाएगी। इनका ये कहना कि अपनी स्वेच्छा से इसमें नहीं, उनकी क्या, आप बताएं कि एडल्ट 18 साल पे वोट देते हैं आप? 18 साल पे आप एडल्ट मानते हैं? तो 18 साल से कम उम्र का बच्चा अगर इस व्यापार में लगाया गया है, जो पहली एंट्री होती है वो 13 से लेके 16 साल के बीच में होती है, जो पहली एंट्री होती है, तो आप उसको स्वेच्छा कहेंगे या आप कहेंगे कि थोपा गया है उनके? मालिनी भट्टाचार्य कुछ कह रही हैं जी, उनकी बात सुन रहे हैं। हाँ जी मालिनी जी, देखिए, हम ये सोचते हैं कि जो माइनर्स है, इसके बारे में तो हम सबके बीच में सहमति है कि माइनर्स को जो इस धंधे में लगाते हैं वो अपराधी है और उसका कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। दूसरा यही है कि जो इधर आते हैं, जो 80-90 शतांश के बात हम करते हैं, जो अपना मर्जी से नहीं आते हैं, जो आर्थिक मजबूरी से आते हैं, जो जबरदस्ती से जिसको ट्रैफिकिंग करके ले आते हैं और ब्रॉथल में डाल देते हैं, हम तो उसी के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमको ये सवाल पूछना ही होगा, क्या ये जो 90 शतांश है, इसके लिए क्या ये नया 5C जो धारा है, ये उनके लिए क्या कुछ बेहतरी लाएगी, क्या कुछ परेशानी बढ़ाएगी? जी देवा जी, यही आप जवाब देंगे यही इनकी बात का जो सवाल। मालिनी भट्टाचार्य कह रहे हैं। या जरूर मैं दूंगी। आप सबसे पहले ये समझिए कि जितना व्यापार होता है ना, अंडरग्राउंड होता है ज्यादातर। 10% ऑर्गेनाइज्ड ब्रोथल्स हैं, बाकी सब क्लैंडस्टाइन है, सब अंडरग्राउंड है, बिखरा हुआ है। आपको ये भी नहीं पता लगेगा कहां, कब, किस होटल में, किस घर में, किस मोहल्ले में, किस गली में हो रहा है। इसलिए अगर आप 10% की बात कर रहे हैं जो अपनी इच्छा से वहां हैं, वो भी अपनी इच्छा से अभी नहीं पहुंच गई हैं। वो भी छोटी छोटी लड़कियां थी, वो फंसाई गई थी, लाई गई थी, अब वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है बेचारी, इसलिए वो इसमें से निकल नहीं सकती, वो फंस गई हैं और कुछ करना नहीं चाहती, कमाई है। हाँ, जल्दी से कोई क्रिया। दरअसल इस पूरे मुद्दे को हम लोग अकेले करके देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे को आप व्यापक पैमाने पर देखें, क्योंकि प्रायोरिटी गवर्नमेंट किसको देना चाह रही है? प्रायोरिटी गवर्नमेंट को देना चाहिए इस मुद्दे के पीछे जो और मुद्दे काम कर रहे हैं, हमें उनके रोजी रोजगार के वो अवसर प्रदान करने चाहिए। राहुल साहब के मैं इस बात से वहां सहमति है, रोजी रोजगार का इसको साधन मत बनाइए। राइट टू वर्क विथ डिग्निटी,
नॉट विदाउट डिग्निटी। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि सेक्स वर्क को आप डिग्निटी क्यों नहीं दे सकते? नहीं तो वो डिग्निटी तो हम इसलिए नहीं क्यों दे नहीं दे सकते? इसलिए कि आप तो इसे इमोरल कह रही हैं। आप सेक्स रिलेशन को मोरल नहीं आप कहती है जब आपस में हो, ये अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो तो किसके बीच में हो। एक कोई और है जो पैसे से जब ये काम कर रहा होता है तो मैं समझता हूँ कि ये इमोरल है। भी सबने ये बात की कि ट्रैफिकिंग की और उसमें पुलिस को दिए गए ज्यादा अधिकारों की। क्या इससे पहले भी कोई ऐसे कोई अधिकार नहीं थे जहां पर इस तरह को रोका जा सकता था? लेकिन उसमें कहां तक पुलिस की भूमिका किस तरह की थी ये डिपेंड करता है। यही तो मैंने आपको बताया। लेकिन आने वाले दिनों में अभी फौरी तौर पर जो कानून लागू किया जा रहा है, इस पर जो इसका जो आउटपुट निकलेगा वो थोड़ा बहुत सही हो, लेकिन क्या आने वाले दिनों में भी यह उसी तरह से इंप्लीमेंट होगा, उसी तरह से लागू होगा? क्या इसके इस कानून की आड़ में पुलिस अफसर अपनी जेब भरेंगे, या बड़े लेवल पे जो दलाल होते हैं या जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, क्या वो पुलिस वालों की जेब भर के प्रॉपरली उसी तरह से काम नहीं करेंगे, या ट्रैफिकिंग उस तरह से रुक जाएगी? ब्रेक पे जाने से पहले सवाल SMS का हम दोहरा दें। हमारा आज का सवाल है, क्या देह व्यापार को अपराध माना जाए या नहीं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो लिखिए CMPA, अगर ना में है तो लिखिए CMPB और 676733 पर SMS कर दीजिए। इंतजार रहेगा और देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम जिसमें चर्चा इस समय बहुत गर्म है। इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा में बहुत सारे सवाल हैं हमारी जनता जनार्दन के मन में। हो सकता है रेवा जी इसका जवाब देना चाहें। रेवा जी क्या कह रही थी आप जो ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे? आप लोग तो 2-3 मुद्दों पे आके रुक गए। कानून जो संशोधन हो रहा है उसमें 15-16 आइटम है और उसमें हम एक तो सजा ज्यादा कड़ी कर रहे हैं पिम्प्स के लिए, ब्रॉथल कीपर्स के लिए और ऑर्गेनाइजर्स के लिए, और हम ऐसे हैं कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स कोर्ट में कर रहे हैं। कई चीजें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं इसमें, और खासकर सेक्शन 8 और 20 जहां सोलिसिटेशन रोक रहे हैं, जहां महिला कहीं भी खड़ी होती थी उसको तंग करती थी पुलिस जाके, या उसका एक मायने एक्सक्यूज बना लेती थी कि ये लोग यहाँ पे से क्लाइंट ढूंढ रही हैं, क्लाइंट को बुला रही हैं और कम उम्र की है, जो उम्र की थी उसको भी कहते थे कम उम्र की है, और कहीं भी खड़ी है उसको पकड़ के तंग करना शुरू कर देते थे। वो रोकने के लिए हम कर रहे हैं ताकि महिला का शोषण ना हो। तो उन अच्छी बातों उसी बात पर आ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि पुलिस वालों की इतनी ज्यादा अधिकारों को देने के बाद उनकी भूमिका कैसी रहेगी? सपोज कोई भी क्रिमिनल, कोई भी क्राइम करने वाला आदमी सबसे पहले अपने क्राइम को अपने पैसे के वजन से तोल लेता है कि कौन सा इंस्पेक्टर कहां पर टूटेगा। ये गौर करने की बात है। सपोज ट्रैफिकिंग की बात ने आपसे कहा, जहां पर ट्रैफिकिंग, पीएम नायर ने इस प्रोग्राम में कहा कि पुलिस लॉ एनफोर्समेंट कौन करेगा? लॉ एनफोर्समेंट पुलिस करेगी। तो पुलिस को सेंसिटाइज करने का, पुलिस को उन लोगों को उन्होंने कहा ना 500 में से आप 50 तो छांट सकेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको इम्प्लीमेंटेशन की पावर मिलेगी। देखिए पुलिस का ये है कि इस कानून में ओवर एंड अबव जो जनरल पावर्स होती है पुलिस की CRPC में, उससे ज्यादा पावर पुलिस को दिए गए हैं गिवन द स्पेशल नेचर ऑफ दिस बिजनेस जो भी है। इसीलिए ये बात को ध्यान में रखते हुए स्पेशल पुलिस ऑफिसर या ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। वो इंस्पेक्टर होना चाहिए। कई चेक्स एंड बैलेंसेस है कि रेड के टाइम आपको 2 विटनेस होने चाहिए, इंडिपेंडेंट विटनेस, ताकि कोई रेड के टाइम शोषण ना हो, किसी महिला पे अत्याचार ना हो। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या देखा गया है कि ये सब जो चेक्स एंड बैलेंसेस है ये डाइल्यूट हो गए हैं और ज्यादा से ज्यादा रेड और ये एक्सप्लॉयटेशन की तरफ बढ़ रही है। पुलिस का भी उसमें उतना ही रोल होता है जितना मैडम्स और पिम्प्स का है। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट स्क्रूटनी इंटैक्ट बाय लोअरिंग पुलिस पावर्स, आप तो और ज्यादा शोषण बना रहे हैं। नायर साहब ने भी कहा, रेवा जी ने भी कहा कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी हैज टू स्टेम फ्रॉम द लॉ। जो ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन की बात है वो सब सॉफ्टर मेजर्स है। आपने एक पुलिस ऑफिसर को ट्रेन कर दिया, वो आज अच्छे हैं, अच्छे से काम करें, कल उनका तबादला होगा, कोई और आ गया, फिर आपने वही परिक्रमा शुरू कर दी ट्रेनिंग, तो बाय द टाइम होगा कुछ नहीं है। यू हैव टू हैव हार्ड मेजर्स इन लॉ कि अगर आपने चेक्स एंड बैलेंसेस फॉलो नहीं किए गए हैं तो या तो पुलिस के साथ उसमें उल्टा कॉन्ट्ररी एक्शन होगा या वो रेड ही इटसेल्फ इनवैलिड होगी, जो होगा वो आपको स्ट्रेंथन करनी चाहिए, जो इसमें नहीं है। जी, हम एक बार फिर से लौटेंगे पी मधुसूदन नायर साहब के पास, जो कि कोलकाता से हमारे साथ बने हुए हैं। नायर साहब, आपसे मैं यहाँ पर एक सवाल करना चाहती हूँ। बात बार बार घूम फिर के पुलिस पर आ रही है कि आखिर पुलिस का इसमें रोल क्या रहेगा। आपके जो फाइनल कमेंट्स हैं, अब जो आपने इतनी सारी चर्चा सुनी पुलिस को लेकर, वो क्या है? मैं ये बताना चाहूंगा कि पुलिस को पावर देने से कुछ होगा, ये भ्रम ये हटाना चाहिए लोगों को। पुलिस को सेंसिटाइज करें, उनको प्रॉपर ओरिएंटेशन दे दें,
मैंने पहले ही बताया कि एक एसपी के एसएसपी के अंडर में, एक डीसीपी के अंडर में कम से कम 200 सब इंस्पेक्टर होता है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें से 200 आदमी से 20 को अपना ले ले, स्पेशल ट्रेनिंग दे दें, ओरिएंटेशन दे दें। उसके लिए हम तैयार हैं। अभी यूएनओडीसी, एमएचए और डीडब्ल्यूसीडी की तरफ से जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें उनको ओरिएंटेशन, सेंसिटाइजेशन, नॉलेज, एटीट्यूड्स, स्किल्स और रिसोर्सेस, ये चारों चीज हम लोग देने जा रहे हैं। उसके साथ हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सेटअप करेंगे, जिसमें एनजीओस हैं। मैडम ने भी कहा कि उसमें अकाउंटेबिलिटी क्या है। जब एनजीओ इसमें कोऑर्डिनेटर रहेंगे पुलिस के साथ, नेचुरली पुलिस अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा ही। दे विल बी द एनजीओस कैन एक्ट लाइक एन ओम्बड्समैन। thirdly, मैं समझता हूं कि द मेन इश्यू इसमें प्रोस्टिट्यूशन की बात नहीं है, मेन इश्यू ट्रैफिकिंग की बात है। ट्रैफिकिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। वी हैव टू डील विद एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे डील किया जाता है, इसे डकैती और फिरौती होता है, तो वी बिकम वेरी वेरी अलर्ट। सेम इंपॉर्टेंस और सीरियसनेस इसमें भी होना चाहिए। दिस इज डेफिनेटली एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड हैज टू बी डेल्ट विद अकॉर्डिंगली। थैंक यू। जी, जाना साहब हमारे साथ हैं। जाना जी, आपने मोरालिटी की बात उठाई थी कि हम मॉरल पुलिसिंग करने लग जाते हैं, हम क्यों नहीं सेक्स वर्कर्स के काम को एक डिग्निटी, एक सम्मान दे सकते। लेकिन यहाँ पर जो हमारे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं वो पूरी तरह से आपकी इस बात को नकारते हैं। पहले तो आप मुझे बताइए क्या कहते हैं आप उनकी इस बात पर। सुनिए, पहले तो ये तो मोरालिटी की बात नहीं है। आप देखिए, ये एक कमियाई है। दूसरा ये है कि अभी ट्रैफिकिंग रोध करने के लिए द बेस्ट एग्जांपल यू हैव इन कोलकाता, वेयर दिस सेल्फ रेगुलेटरी बोर्ड, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है और वीमेंस वेलफेयर बोर्ड से मेंबर भी हूं। तो वो रेस्क्यू होने के बाद उसके पहले काम किधर उसके भेजना चाहिए, उसके एजुकेशन होना चाहिए, वो सब कुछ एक साथ होना चाहिए। तो इसीलिए सेक्स वर्कर का एम्पावर करना चाहिए और उसको सेल्फ रेगुलेटरी बोर्ड अभी जो काम कर रहा है वेस्ट बंगाल में 27 एरियाज, वो उसका अच्छा तरीका फॉलो करना चाहिए। वो जब करेगा, वो सेक्स वर्कर के लिए जो डिग्निटी की बात आप बोल रहा है ने, वो तो आपका मन में एक वैल्यू सिस्टम है ना। आप बोला जो सेक्स करने के कुछ आदमी के मन में तो सेक्स ही अच्छा चीज नहीं है, उसका करना ही अच्छा चीज नहीं है। कुछ आदमी के मन में ये है कि सेक्स बेचा केना के लिए selling and buying sex worker is immoral. You actually start from that point. If you see it's a work like any other work, because someone is selling his labor or her labor, and in turn he or she is getting some sort of her earnings. What's wrong in that in the society? जी, इसमें क्या बुराई है? ये काम है और इसे काम की तरह लिया जाना चाहिए। जैसे ये काम की जो पूरी दुनिया की समझ इस समय है, अगर आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन को माने, जो कि पूरी दुनिया की समझ है, वो है डिसेंट वर्क। जिस काम में कोई एक्सप्लॉयटेशन है, कोई फिजिकल टॉर्चर है, जिस काम में किसी तरह का, इसीलिए चाइल्ड लेबर के खिलाफ हो रहा है इसी तरह, तो इनको काम का पूरी दुनिया को इस समय डिसेंट वर्क की तरफ मूव करना है। और ये एक फैसला हुआ है कि जो काम जहां पर भी, और इसको अगर आप किस तरह से डिसेंट वर्क कहेंगे, जहां एक 12 साल की, 15 साल की, 14 साल की बच्ची को एक पिम्प या मैडम मजबूर करती है कि पूरे दिन में वो 20 आदमी को सर्विस करे, तो ये कोई काम नहीं है। इसको अगर मतलब इसकी पूरी तह में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आप जिसको सिर्फ मजबूरी ठीक कह रहे हैं कि मजबूरी है, पैसा कमाना है, परिवार को पालना है, वो तो उसके लिए और काम के एवेन्यूज को बनाने की सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। डिसेंट वर्क नहीं करना चाहिए, सेक्स वर्कर को एम्पावर नहीं, एम्पावर आप किस बात के लिए कर रहे हैं? एम्पावर उनकी तनख्वाह किसके पास जाती है? मैडम के पास जाती है। उनको कौन लेके आता है? कोई बीच का आदमी बिचौलिया खरीद के लेके आता है बाजार के अंदर। उनको आप एम्पावर कहां कर पा रहे हैं? उनकी तो पूरी जिंदगी ही कंट्रोल के अंदर है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड है, जो कि एक अपने उसके अंदर क्राइम के नेक्सस के बीच में उनको फंसा के वहां रखा जाता है। वो छोड़ के वहां से हट भी नहीं सकती। आप किसको एम्पावर कर रहे हैं? आप एम्पावर पिम्प्स और मैडम्स को कर रहे हैं, आप किसको एम्पावर करने की बात? अगर ये दो इंडिविजुअल्स के बीच में एक रिश्ता होता सिर्फ, तो इसमें हमारे बोलने का कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये तो नहीं है, ये एक बहुत एक गंभीर एक नेटवर्क है, सारा दुनिया में जो फैला हुआ है। और इससे जो डिक्रिमिनलाइजेशन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो आते हैं ब्रॉथल में, जो आते हैं काम करने के, कहाँ से आते हैं? मजबूरी से आते हैं, जबरदस्ती से लाते हैं, ट्रैफिकिंग से लाते हैं। तो इसीलिए
हम ये नहीं समझते कि हो सकता है कि करीब 1% में ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे के बीच में एक स्वेच्छा से करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पास जो एग्जाम्पल्स है इसमें ये नहीं हो सकता है। ये एक क्रिमिनल एक्टिविटीज के चपेट में पूरा वो है। इसीलिए हम समझते हैं कि हमको ट्रैफिकिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। एक ऐसी स्कीम बनाई जाए मॉडल जिसमें हम रेस्क्यू करके कई लोगों को रिहेबिलिटेट करें। मैं इनको बताना चाहूंगी हमारे कितने एनजीओ पूरे हिंदुस्तान में, हैदराबाद में, बंबई में, कर्नाटका में, मद्रास में, चेन्नई में काम कर रहे हैं, लड़कियों को रेस्क्यू कर रहे हैं, रीसेटल कर रहे हैं, उनको पेशा दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी शादियां भी कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से सेटल कर रहे हैं। जो बात इन्होंने कही वो हो रही है। कानून के घेरे हैं, पेचीदगियां हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम कोशिश ये करना चाहेंगे कि अंधेरों में थोड़ी सी रोशनी रख दें, थोड़ी सी धूप की किरणें रख दें। ये काम हम सब कर सकते हैं, समाज कर सकता है। फिलहाल आप सभी ने इस चर्चा में भाग लिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।